बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772। सन 1765 में संपन्न इलाहाबाद की प्रथम संधि बंगाल के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी, क्योंकि कालांतर में इसने उन प्रशासकीय परिवर्तनों की पृष्ठभूमि तैयार कर दी जिस पर ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था की आधारशिला रखी गई। नवाब की सत्ता का अंत हो गया और एक ऐसी व्यवस्था का जन्म हुआ जो शासन के उत्तरदायित्व से मुक्त थी। मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन के स्तर पर दो अधिकारी होते थे, जिन्हें दीवान एवं सूबेदार या गवर्नर कहा जाता था। दीवान प्रांतीय राजस्व या वित्त व्यवस्था का प्रभारी होता था, जबकि सूबेदार या गवर्नर निजामत, सैन्य, प्रतिरक्षा, पुलिस एवं न्याय प्रशासन के कार्यों का निष्पादन करता था। ये दोनों अधिकारी एक दूसरे पर नियंत्रण रखते थे एवं केंद्रीय मुगल प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होते थे। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अंग्रेजों ने बंगाल के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए तथा 53 लाख रुपए की रकम बंगाल के नवाब को देकर निजामत के अधिकार भी छीन लिए। कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन अपने भारतीय एजेंटा के माध्यम से करती थी, किंतु वास्तविक शक्तियों अंग्रेजों के हाथों में ही थी। इसे ही बंगाल में द्वैध शासन या दोहरा प्रशासन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें कंपनी एवं नवाब दोनों द्वारा शासन को व्यवस्था थी। द्वैध शासन स्थापित करने के कारण: पहला, बक्सर युद्ध के पश्चात कंपनी यदि सीधे ही सत्ता हाथ में लेती तो कंपनी का वास्तविक साम्राज्यवादी चेहरा जनता के समक्ष आ जाता, जिससे स्थानीय विद्रोह भड़कने तथा अन्य विदेशी प्रतिद्वंद्वियों का एकजुट होने का आदेशा था। दूसरा कारण यह था कि कंपनी को मुगल बादशाह से दीवानी अधिकार तो मिल गए, किंतु अन्य विदेशी कंपनियां उसके इन अधिकारों को चुनौती देते हुए कर देने से मना कर सकती थीं। तीसरा कारण यह था कि कंपनी के पास उस समय इतना पर्याप्त संख्याबल नहीं था कि वह कंपनी के कार्यों के साथ साथ बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल सके। साथ ही कंपनी के पास जो कर्मचारी अधिकारीगण थे वह भी स्थानीय रीति रिवाज व परंपराओं से अनभिज्ञ थे। इंग्लैंड स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उस समय प्रादेशिक नियंत्रण करने की अपेक्षा अधिकाधिक आर्थिक लाभ की आकांक्षा रखते थे और प्रशासनिक उत्तरदायित्व लेने पर आर्थिक लाभ में कमी की संभावना थी। इसके अतिरिक्त राजनैतिक सत्ता प्राप्त करने पर उन्हें इंग्लैंड की संसद के हस्तक्षेप का भय भी था। परिणाम: क्लाइव द्वारा लागू की गई द्वैध शासन प्रणाली अप्रभावी व अव्यावहारिक थी, जिसने बंगाल में अराजक स्थितियों का सृजन किया। आपशिष्टित प्रशासनिक हिरासा कंपनी द्वारा निजामत का कार्य उपदीवानों को सौंप देने से निजामत के कार्यों में शिथिलता आई, जिससे प्रदेश में कानून और व्यवस्था का संकट आ गया। अब कंपनी अपने उत्तरदायित्व नहीं स्वीकारती थी, जबकि नवाब इस कार्य में समर्थ नहीं रहा था। फलतः समाज में असामाजिक तत्वों का बोलबाला बढ़ा और अपराध की दर में तीव्र वृद्धि हुई। आर्थिक पतन: द्वैध शासन के दौरान कृषि व्यवस्था को क्षति पहुंची, क्योंकि इस दौरान राजस्व वसूली का कार्य अधिकाधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को ठेके पर दिया जाने लगा। इस व्यवस्था का दुष्परिणाम ये रहा कि कर भार में वृद्धि हुई और वसूली भी कठोरतापूर्वक की जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ ये ठेकेदार कृषि विकास के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं थे। इस तरह की कृषि अवनति का गंभीर प्रभाव 1770 के अंकाल के दौरान देखा गया, जब बंगाल में जान माल की व्यापक हानि हुई। द्वैध शासन का गंभीर प्रभाव व्यापार वाणिज्य की अवनति के रूप में भी प्रकट हुआ। 1717 से कंपनी को जारी कर मुक्त व्यापार व्यवस्था से कंपनी का बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार हो गया, जिसमें बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना के साथ ही वृद्धि होती गई। इस एकाधिकार का उपयोग कंपनी के अधिकारियों ने बंगाल के व्यापारियों तथा उत्पादकों से कम मूल्य पर वस्तुएं खरीदने में किया, जिससे व्यापारियों की स्थिति बदतर होती गई। बैलेंस पत्ती की कंपनी ने इंग्लैंड के कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए बंगाल के कपड़ा उद्योग को हतोत्साहित किया। रेशम उद्योग में बंगाल में कच्चे रेशम के उत्पादन को तो समर्थन दिया गया, लेकिन रेशम बुनने वाले कारीगरों को कंपनी के साथ कार्य करने के लिए बाध्य किया गया, जिसे ददनी प्रथा कहते हैं।
इस उत्पीड़न से बचने के लिए जुलाहों ने अपने अंगूठे तक कंटवा लिए। कंपनी के व्यापार का एकाधिकार बढ़ने से भारतीय उत्पादकों एवं शिल्पकारों के लिए कार्यकर्ता अब लाभप्रद नहीं रह गया था। अतः वो उत्पादन प्रक्रिया से दूर होकर कृषि मजदूर मात्र बनकर रह गए। इस तरह के निराशाजनक वातावरण में बंगाली समाज का नैतिक पतन हुआ। अब वो अधिक कार्य करने की भावना से दूर होकर सिर्फ जीवन निर्वाह लायक कार्य करते पर ही केंद्रित हो गया, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार की लाभ की प्रेरणा अब दिखाई नहीं देती थी। बंगाल के संप्रभुता संपन्न शासक के रूप में कंपनी सन 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया, तब तक क्लाइव द्वारा स्थापित राजनीतिक प्रणाली पूर्णतः विफल हो चुकी थी। इसीलिए हेस्टिंग्स ने बंगाल पर विजित राज्य के रूप में शासन करता प्रारंभ कर दिया और छद्म मुगल संप्रभुता के नकाब को उतार फेंके। नवाब को दी जाने वाली रकम निर्वाह भत्ता अब 32 लाख से घटाकर 16 लाख कर दी गई। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से कड़ा एवं इलाहाबाद को छीनकर अवध के नवाब को बेच दिया गया और उसकी पेंशन 26 लाख रुपए बंद कर दी गई। इस प्रकार कंपनी ने 2 दशक से भी कम समय में बंगाल के प्रशासनिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया।